माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम निवेदित करता हूँ। कठूमर पहली बार आना हुआ है। आप दादाजी आप कहाँ पर जा रहे हैं? अब इस समय इस उम्र में आप कहीं पर भी जाकर कुछ नहीं कर सकते। प्रिय हमारे आदरणीय बड़े भाई मारुति नंदन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये तो खुद ही महिलाओं को जी नहीं, वो कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा कहना नहीं है। इस कवि सम्मेलन को बड़ा जीवंत कर दिया हमारे भाई दिनेश देसी घी ने। सच में एक बार ये वो इंसान है जो एक टांग पर खड़ा होकर पूरे कवि सम्मेलन को दो टांगों पर खड़ा कर देता है। इसलिए आपकी तालियां मेरे भाई के लिए तो अशोक, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। ये राक्षस, ये कई बार कवि सम्मेलन को खा जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज इनसे बड़ा वाला अब खड़ा है। आइए, निवेदन कर रहा हूँ। आइए, सफेद कपड़े आप पहने हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पुरुष अगर विधवा होता तो ऐसा ही होता। महिलाओं को मैं विशेष प्रणाम करता हूं क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती हैं, नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग मुस्कुरा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। आप जरा पाँवों को समेट कर बैठ जाएं। आप बिल्कुल जब ऐसे पांव फैला कर बैठते हैं तो लगता है जैसे आप गब्बर है और वो बसंती। वो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। बसंती जर्दा तक खा रही है, देखिए आप। बसंती, चार पंक्तियां निवेदन। जो ऊर्जा, जो प्रेम, जो उत्साह इस ब्रजभूमि का बना हुआ है, जो भी बातें यहाँ पर हुई है, मुझे ये तो नहीं आता कि आपको बहुत ज़्यादा हंसाया कैसे जा सकता है। मुझे ये भी नहीं आता कि बहुत बेहतरीन गाया कैसे जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर जब आया तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अशोक जी, यहाँ राजस्थान ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। मैंने केवल एक टिप्पणी की, मुझे बताइएगा कि मैंने सच कहा। मैंने कहा कि हुजूर, अपना नज़रिया आप सुधार लीजिए। ये वो जगह है जहाँ पर राजस्थान ख़त्म नहीं होता, ये वो जगह है जहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है। मैं तमाम ब्रजभूमि पर बैठे हुए और कठूमर के तमाम श्रोता, संभवतः ये ब्रजभूमि ही होगी। बिल्कुल, अब सरदार जी ने कह दिया तो फिर माननी ही पड़ेगी, क्योंकि लगभग ऐसा समय है, 12 से ऊपर का समय हो चुका है। वो अभी जो भी कहें उनकी बात माननी पड़ेगी हमें। 22 जनवरी की बात यहां पर हुई। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, अपनी हाजिरी आपके दरबार में दे रहा हूं। पहली बार आया हूं, मैं जानता नहीं कि आप कैसा सुनते हैं, लेकिन देशभक्ति आप सुनते जरूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। स्वागत कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। हाय हाय, क्या भाषा है। वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। इष्ट से वशिष्ठ, पंचवटी से रामेश्वरम, सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या, जटायु, शबरी, लखन, जामवंत और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और कृष्ण की जमीन पर बैठे हुए लोगों के मन में अगर कृष्ण जीवित होगा तो हर हाथ आसमान में उठ जाएगा। ये दावा अशोक चारण यहां से खड़े होकर कर रहा है। दक्षिण से एक आवाज उठी कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और इसके मानने वाले मच्छर हैं, इनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। कृष्ण को जब 100वीं गाली शिशुपाल ने दी थी, तब कृष्ण ने क्या किया था मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। निवेदन केवल इतना
कि या तो एक ताली ना हो या फिर कृष्ण के और कविता के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर उठे हुए ब्रजभूमि के बेटों के देखना चाहता हूं कि 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। वक्त पर अगर दूसरी पंक्ति पर आपने साथ दे दिया है तो चौथी पंक्ति में हर हाथ आसमान में होगा कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगा, वक्त उसका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो। जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर कठुमर का आशीर्वाद चाहता हूं। ज्ञानवापी में खुदाई होती है वाराणसी में, और वहां से शिवलिंग निकलता है। मंच पर हमारे बड़े भाई प्रताप फौजदार जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई अजात शत्रु जी बैठे हैं। मैं इनको ये सौंपता हूं। स्वागत है। जब वहां शिवलिंग निकला तो वहां मैं किसी कवि सम्मेलन में था, तो पत्रकार मेरे पास आए और पूछने लगे कि अशोक चारण ये क्या है। मैंने कहा कि ये बाबा विश्वनाथ हैं। कि ये बाबा विश्वनाथ अब क्यों निकले हैं? मैं दावा करता हूं कि जिसने जीवन में एक बार भी कविता नहीं सुनी होगी वो भी अपने हाथ आसमान में उठाकर बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर लेगा कि ये विश्वनाथ की मूर्ति अब क्यों निकली है। निवेदन करना चाहता हूं कि युगों पूर्व दंब का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंब का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। तालियां थोड़ी कम रह गई है, कविता के लिए तालियां बड़ी होनी चाहिए। आप महादेव धरती को फाड़ कर आ गए, महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। तो प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती। क्या बात है। देश के बेटों में और बेटियों में मुझे क्या नजर आता है? 2 पात्र पढ़ता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम, यहाँ सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है, और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटी आभारी हूं, जितने लोग कविता पर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उस प्रत्येक व्यक्ति का आभारी हूं। निवेदन करना चाहता हूं, और मेरी कविताओं को सुनने के लिए आदमी का 10वीं पास होना जरूरी नहीं है। मेरी कविताओं को सुनने के लिए आदमी का केवल देशभक्त होना जरूरी है। और ये तालियां तय करेंगी कि यहां पर कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। कड़वा होना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि अशोक चारण ऐसे मुद्दों पर बोल जाता है जिन पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन साहब सनातन को उन लोगों से खतरा नहीं है जिन लोगों को सनातन के लिए खतरा बताया जा रहा है, बल्कि सनातन को उन लोगों से खतरा है जिन्होंने भगवा ओढ़कर सनातन को व्यापार के अंदर ढाल दिया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कृष्ण की भूमि पर यहां पर गीता रची जाती है, यहां पर गीता का उद्गाता पैदा होता है, उद्घोष करने वाला पैदा होता है। और मैं पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस पूरे मैदान में एक ताली नहीं चाहिए, और सच बोल दूं और उद्घाटित कर दूं तो सच्चाई सुनने वाले बेटों का आशीर्वाद मुझे बड़ा मिलना चाहिए। पूरे दिन मोबाइल में आप देखते हैं धर्म की क्या हालत हो गई है। मैं मंच को भी सौंपता हूं कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं,
कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं, पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में सच सुनने वाले कितने हैं केवल वे लोग बता दें ताकि मैं कुछ तय कर सकूं। निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया, इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। ये भी वाह 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 अशोक, वाह, वंदन है, वंदन है इस भूमि को जो सच सुनती है। अगली 4 पंक्तियों में दावा करता हूं कि आपके कलेजे तक उतर जाऊंगा क्योंकि कविता की ताकत को जानता हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना हो तो किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। कि सैकड़ों के अंक में आप सभी लोगों का भी आशीर्वाद चाहता हूं कि सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना हो तो किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में अगर जो कमाना हो तो माल जमा कर जमादार बन जाइए। तो छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए, जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना के करोड़ों रुपए यदि कमाने हैं तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। राम, तालियां थोड़ी बड़ी कर दे, मैं कठुमर में खड़ा हूं साहब, जरा आसमान में हाथ उठाकर। क्या बात है, बड़ी बात है। सरदार जी ने माला पहनाई है। ऐसे नहीं, पूरा सदन हाथ उठाए। उठाओ उठाओ उठाओ, तालियां में बदल दो इसको। बहुत बहुत आभार। और संत की परिभाषा में आपके बीच में वृंदावन के बहुत नजदीक खड़ा हूं। कमाल लिखा है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं इस मंच पर खड़ा होकर, या तो इस कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी खामोशी होगी अब तक की, या फिर सबसे बड़ा तालियों का शोर हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि संत क्या होते हैं। निवेदन कर रहा है अशोक चारण, और वृंदावन के नजदीक खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मधुर मधुर मुस्कान मुख मंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। मधुर मधुर मुस्कान मुख मंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं गलियों में, गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं, गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आद्य शक्ति की आराधना में लीने आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा होता है तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए उनकी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। वाह वाह अशोक, जिंदाबाद। जी को सच्चा संत मानता हूं मैं, प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। कि कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। एक बाबा जी सवाल का जवाब दे न पाए तो जवाब में सभी को गालियां सुना गए। तो गांजा फूंक कर कई झूठे बोलने लगे कि शिव हम में व हम शिव में समा गए। और संगम की डुबकी लगाना भूल गए और मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए। मोनालिसा, आभार। समझते हैं कविता पहुंच रही है, आपने मुझे धन्य किया है। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जहां पर विवेकानंद की मूर्ति बनती है। आदरणीय सज्जन जो खड़े हैं उनको कहता हूं विराजित हो जाएं। मूर्ति बनती है विवेकानंद की, और उस मूर्ति को कुछ बच्चों ने तोड़ दिया। पूछने पर पता चला कि हमारे विचारधारा के महापुरुष नहीं है, इसलिए हमने तोड़ दिया। मैं केवल यहां पर खड़े होकर बड़ी खुददारी के साथ आपका कवि अशोक चारण ये बात कहना चाहता है कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है।
मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के तटबंधों पर खड़ा होकर अधनंगी लड़कियों के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरे हीरो ये भी नहीं है जो जुमा केसरी का प्रचार करके देश के युवाओं को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। अरे मुझे गर्व है ये कहने में कि मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़ा होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। एक उद्धरण पढ़ रहा हूं उनके जीवन का। जब स्वामी जी उस शिकागो के भवन से बाहर निकल रहे थे अपना प्रवचन देकर, अपना उद्बोधन देकर, तो एक खूबसूरत सी अंग्रेज लड़की आई और आकर स्वामी विवेकानंद को यह कहने लगी कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तो मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती? यह आपका देश, वाह, यह आपका हिंदुस्तान है, इस पर गर्व कीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये लोग जो मूर्ति तोड़ते हैं, ये लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं, इनकी औकात मेरी नजर में क्या है। अब तक की सबसे ज्यादा गुस्से में जो सुनाना चाहता हूं, जो बहुत गुस्से में भर के मैंने लिखी है, मैं आपको सौंपता हूं। उम्मीद है कि कृष्ण की इस धरती पर विवेकानंद का संपूर्ण सम्मान होगा। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं। हाय हाय, क्या बात। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मध्य वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी आभार। स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की जूतियों के आभार। दादा आपने आशीर्वाद दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर एक 70-80 वर्ष के एक बुजुर्ग का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पूरी ब्रजभूमि का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक कविता आप लोगों के मध्य खड़ी कर रहा हूं। जितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो लोग सनातन की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं, मैं उन लोगों को आज एक कविता सुना के जा रहा हूं। ये जो 4-5 मेरे युवा दोस्त बैठे हैं, इनका ध्यान विशेष तौर से चाहता हूं। और देखिए, दोनों बच्चे आपस में गले में बाहें डालकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों आप युवक हैं, ऐसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। सीधे खड़े हो जाइए, अब रस्सी खत्म हो गई है। आइए, स्वागत है। मैं एक बात बोलूंगा और उसके बाद में आप मुझे आदेश दे देंगे, मैं एक कविता खड़ी करूंगा आपके बीच। स्वागत। शायद प्रताप दादा पहली बार आप ये कविता सुनेंगे। मुंबई की एक लड़की थी। आपने बहुत अद्भुत सुन लिया है, बहुत आशीर्वाद दे दिया है, मेरी कविताओं पर बहुत तालियां बजा दी, मुझे धन्य कर दिया है आपने। अब मैं कविता तालियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, अब मैं कविता सनातन की बेटियों के लिए एक कविता पढ़ के जा रहा हूं। और सिर्फ और निवेदन आपके बीच ये कि एक बात सुन लीजिए। मुंबई की एक लड़की थी जिसका नाम था श्रद्धा। ध्यान चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति का। श्रद्धा अपने एक आशिक आफताब के साथ दिल्ली एनसीआर में आकर रहने लगी। उसी आफताब ने उस श्रद्धा के 35 टुकड़े करे। आपने अगर ना सुना हो तो मैं दोबारा बोल देता हूं। उसी आफताब ने उस श्रद्धा के 35 टुकड़े करे और एनसीआर में जहां उसे जगह मिली उसने फेंक दिए। मैं एक टिप्पणी करूंगा और उसके बाद में आपकी तालियां मुझे ये बताएंगी कि मुझे कविता प्रारंभ कर देनी चाहिए। आदरणीय सर, 35 टुकड़ों में जब कटी हुई मिली तो मैंने केवल एक बात अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, जहां मैं कह सकता था, मैंने केवल एक बात कही कि श्रद्धा, तुम्हारे 35 टुकड़े नहीं होते। काश तुम्हें इस बात का पता होता कि तुम विवाह के लिए पैदा हुई हो, निकाह के लिए नहीं। क्या बात। तालियां थोड़ी बड़ी कर दे कठुमर के राष्ट्रभक्त लोग, तो मैं कविता यहां पर खड़ी करता हूं।
सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। और कविता मैं नहीं, कविता आप लोग शुरू करेंगे। मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं ये 6 पंक्तियां, और आपकी तालियां उठ जाएंगी तो कविता को आगे बढ़ा दूंगा। निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा। नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा। मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, तुम अच्छे को अच्छा बोलो, मैं खराब पर बोलूंगा। मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा। अनुमति पूरे कठुमर की चाहिए। मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा। मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे, आभार आपका, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा। खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने। मेरा प्यारा भाई अर्जुन यहां बैठा है, मुझे कह रहा था कि भाई साहब आज लोग तालियां कम बजा रहे हैं, और आप जो वो पंक्तियां पढ़ते हो उन पर तो वैसे ही तालियां बहुत कम बजती है। मैंने अर्जुन को केवल एक बात कही कि आज सबसे ज्यादा तालियां इस बात पर बजेंगी क्योंकि कृष्ण की धरती के लोग हैं, उन बातों को समझ जाते हैं जो कही नहीं जाती। 6 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं आपके मध्य केवल कि खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने। शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने। उत्तर दो कि मौसम या दमखोर बनाया है किसने, भारत का कानून कहो कमजोर बनाया है किसने। जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। सरेआम, आभार, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। हाय हाय, कमाल की पंक्ति है, वाह। हुजूर जब वो आकर यहां रहने लगी तो उसके पिता ने उसको फोन किया, पूरी पीढ़ी मेरी ये बात ले जाए। कवि सम्मेलन में लोग ऐसा कहते हैं कि ध्यान से बैठ जाए तो रात में कम से कम एक बात ऐसी हो जाती तो जिंदगी भर काम आती है। शायद मैं वो बात कहने जा रहा हूं। स्वागत। जब उसके पिता ने उस श्रद्धा को फोन किया और फोन करने के बाद कहा कि बेटा तुम वापस लौट करके आ जाओ, मैं तुम्हें डांटूंगा भी नहीं, तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा, तुम्हें उतना ही स्नेह करूंगा, उतना ही सम्मान के साथ तुम्हें रखूंगा। तब श्रद्धा ने उसे कहा अपने पिता को कि मैं बालिग हो चुकी हूं। मैं पूरी पीढ़ी को यह कह रहा हूं, श्रद्धा ने कहा कि मैं बालिग हो चुकी हूं, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। तो मैंने केवल एक बात कही कि बेशक तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला वो ले सकते हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है और पाल पोस कर किया। वाह। आए बड़ा फैसला लेने वाले, 35 टुकड़ों में कटी हुई मिली। कविता की प्राण पंक्तियां कठुमर को सौंप के जा रहा हूं। आज दिन में मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में था, हरिओम पवार जी मुझको और अजात शत्रु जी को मिले थे। उन्होंने एक बात कसम से आज दिन में मुझे कही, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, कोई कल्पना की बात नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि अशोक चारण तुम कठुमर जा रहे हो। मैंने सुना कि जी भाई साहब मैं जा रहा हूं। बोले कठुमर पूरे राजस्थान में एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर शायद ही ऐसा कोई कवि छूटा हो देश का जिसे न सुना गया हो। मैं उस गांव के अंदर जाकर कविता सुनाकर इतना सुकून मुझे मिला है जितना कभी महानगरों में। क्या बात है। आज दिन में मुझे जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने फैसला किया, मैंने कहा कि मुझे एक कविता सुनानी चाहिए। कविता की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां की वो 35 टुकड़ों में कटी हुई मिली। मेरे हुजूर, मेरा मन रखने के लिए नहीं, हमारी सनातन की बेटियों की रक्षा के संवाहक बनकर दोनों हाथ आसमान में उठाकर इतनी देर तक तालियां बजाइएगा
और कविता पढ़ते वक्त मैं ये नहीं सोच रहा कि आप लोग कितनी तालियां बजाएंगे और कितना आशीर्वाद देंगे। मैं केवल ये सोच रहा हूं कि मेरी कविता जो ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, एक भी बेटी ने अगर सुन ली, एक भी सनातन की बेटी ने सुनकर अगर हमारी बेटी उन हरी पगडंडियों से इन केसरिया राजपथों पर लौट आई तो मेरा कविता लिखना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। मैं निवेदन आपके अशोक जिंदाबाद कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। अरे इधर साइड में आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि चाय से ज्यादा जरूरी मेरी कविता है। अरे प्लीज चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये भी जरूरी है, जल्दी से दीजिए। निवेदन कर रहा हूं कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। दूसरी पंक्ति बहुत कोमलता से बड़ा सत्य लिख दिया है, सौंपता हूं आपको कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े क्या बात है, वाह। जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह। बहुत देखिए ये मैं बहुत कम देखता हूं, विधायक जी कम ही माला पहनाते, लेकिन एक बार ऐसा वक्त 2-3 बार आप मंच पे आए और माला पहनाइए। एक बार विधायक जी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती, मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है, नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं। अगली पंक्ति पर पूरे गांव का आशीर्वाद चाहिए मुझे कि नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। पेड़ आभार आपका, जरा आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं। जिंदाबाद, ये अशोक चारण है। पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे। हम मंचों पर कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम वो हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान करते हैं। निवेदन आपके बीच तब कर रहा हूं कि हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे, गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे, संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एटम के प्रबल पुजारी को, इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और पहली बार इस कविता में एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि मुझे डरे हुए आदमी की ताली नहीं चाहिए, अब केवल मुझे उन लोगों की तालियां चाहिए जो सनातन की रक्षा के लिए, जिनके केवल होठों पर वंदे मातरम नहीं, जिनके रक्त की प्रत्येक बूंद में वंदे मातरम है और भारत माता की जय है। मुझे केवल उन लोगों का आशीर्वाद चाहिए। 6 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं, मेरी हिम्मत पर नहीं, अपनी चेतना के लिए ताली बजाइएगा। पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, आए है, पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, इश्क सूलियों पर टांगे जल्लाद नहीं तो फिर क्या है, खून सना ये खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर यही कहा, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक, वाह। तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है, उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। मैं नहीं जानता ये कविता की भाषा क्या होती है, लेकिन बेटियों के साथ जब जब दुराचार इस देश में हुआ है, हम सब लोगों ने जिस भाषा में बात की है वो भाषा बोलता हूं।
और उस भाषा का समर्थन तमाम लोग करेंगे, ये उम्मीद रखता हूं। कविता के माथे पर तालियों का ऐसा तिलक लगाइएगा कि मैं जब कभी इसकी तस्वीर देखूं तो मुझे पता चले कि यह सबसे बेहतरीन रंग जो दिया है वो कठूमर के श्रोताओं ने दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। 35 टुकड़ों में कटी हुई हमारी बेटी मिलती है तब कहता हूं कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, जैसे उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, हत्यारे को भी उतने ही टुकड़ों में बांटा जाए। वाह! आसमान में हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए कि मैं कविताएं लिख सकूं देश की रक्षा के लिए। और एक बार फिर तालियां बजाकर दिनेश देसी को बताइए कि कठूमर कविता भी सुनता है। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना दूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक और नहीं बोलना पड़ता है इसमें। आप तालियां बजाकर बताइए तो मैं एक और। हाँ शोक, जी सरदार जी का कोई जवाब नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं। मैं बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूं। मैं कभी उनका सार्वजनिक अपमान नहीं करता, सार्वजनिक अपमान कभी करता नहीं। और देखिए आदरणीय, मैं पहली बार देख रहा हूं, मैंने कवि सम्मेलनों में भी तो पूर्व विधायकों को पूरी रात बैठे हुए देखा है, लेकिन वर्तमान विधायक को पूरी रात बैठे हुए पहली बार देख रहा हूं। पहली बार। इनको पता है कि कवि आएंगे, अशोक चारण भी आएगा। नेता कच्चा माल होता है जिसका। इसके बावजूद आप यहां पर विराजमान हैं तो यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि कविता समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की औकात उसी की होती जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं है। तालियां थोड़ी बड़ी कीजिए। वाह! मैं आपकी उपस्थिति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बेहतरीन, बहुत अद्भुत। मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता। मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा अशोक चाहे जो कर लेना पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। हमारी तरफ अभी एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया। कई बातें 2-3 दिन बाद समझ में आ सकती हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अभी हमारी तरफ चुनाव थे, बहुत सारे नेता एक ही कार में भर के जा रहे थे, निर्दलीय थे। ऐसा कह दो तो दोनों प्रसन्न, बोले अपने वाले नहीं थे। हालांकि जीतने के बाद इन्हीं दोनों में से किसी एक वाले के होते हैं। तो भर के जा रहे थे 15 नेता एल्टो 800 में 15। अब आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सब कुछ जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना साहब, 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम तो जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। तालियां मिलकर बजाइए एक बार। हाँ अशोक, क्या कहना। देखिए दिनेश जी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान से, चाइना से। पाकिस्तान से तो परेशान होना अपना स्टेटस ही नहीं है। नहीं, स्टेटस ही नहीं है। मतलब अपन ये कहें कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है तो ये अपना अपमान है। समझ रहे हैं ना आप? मतलब अंबानी ये कहे कि सामने जिसने मोबाइल की दुकान लगा रखी है मेरा दुश्मन, ये क्या बात हुई?
हम हिंदुस्तान हैं, पाकिस्तान का हम, पाकिस्तान की औकात तो हमारा दुश्मन बनने की भी नहीं है साहब। वाह। मैं तो निवेदन आपके बीच ये करूं, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र के तमाम चिन्ह हैं। अब तक कोई राष्ट्रीय विवाह नहीं हुआ था, तो वो भी अभी अंबानी परिवार में संपन्न हो गया। तो राष्ट्र को राष्ट्रीय विवाह संपन्न होने की सबसे पहले तो बधाई। देखिए, पैसे वैसे अगर आदमी के पास ठीक हो, किस्मत अच्छी हो, तो हाथी को भी हिरनी मिल सकती है। और ब्रजभूमि पर एक बात कह के जा रहा हूं विधायक महोदय, द्वापर में जब राधिका आई थी तो खुशियां बढ़ गई थी, और कलयुग में जब राधिका आई है तो रिचार्ज बढ़ गया है। देखो दुख, देखो। वाह अशोक वाह। ये दुख है युवकों का। ये बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं जियो से। ये कैसा है? बोले कि नई वाली से बिगड़ जाओ तो पुरानी वाली से बातचीत शुरू कर दो। मैं पूछ रहा हूं कि कैसा लग रहा है? बोले भाई साहब क्या कहना, जैसी भी थी सर्विस उसकी ज्यादा अच्छी थी। होता है ऐसा। मैं नेताओं के बारे में, अभी वो भारत जोड़ो यात्रा आई, कितने भोले व्यक्ति हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेके आए। इतना भोला आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। देखिए, साइंस का एक नियम है कि कोई चीज आप प्रयोग में लें तो वो कम हो जाती है। इस दृष्टिकोण से अगर देखो तो आपके और मेरे पास दिमाग नहीं है, कम हो गया है, क्योंकि अपन ने यूज में लिया है, अगले आदमी ने कभी यूज में नहीं लिया। जैसा भगवान ने दिया है वैसा का वैसा पड़ा है। मुझे लगता है अभी तक तो सील भी नहीं खुली होगी। अशोक वो सुना दो गीत। कमाल की बात है। बताइए, आप उसको पूछ रहे किसान को, बोले ये क्या है? और ऐसा सवाल केवल वो ही कर सकते हैं। किसान को पूछ रहे हैं, बोले ये क्या है? बोले हुजूर ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है? किसान अपने इधर का था तो उसने कहा जी हुजूर ये वही गन्ना है जिसके डायरेक्ट गुड़ लगता है। बोले कब लगेगा? बोले जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब लग जाएगा। और क्या है? मिलकर बजा दीजिए तालियां। एक कविता आपके बीच, और उसके बाद आपसे विदाई। आज एक विशेष कविता यहां पर सुनाकर जाऊंगा। खानवा बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। एक आवाज अभी संसद में उठी कि राणा सांगा गद्दार था। मुझे अगर आप अनुमति दें तो मैं राणा सांगा के जीवन पर एक छोटी सी कविता आज पहली बार किसी मंच पर सुनाकर जाना चाहता हूं। जिसने शौर्य द्वार पर निज साहस का सूरज टांगा था, जिसने शौर्य द्वार पर निज साहस का सूरज टांगा था, जिसके रजपूती रथ के पीछे मुगलों का तांगा था, जिसके रजपूती रथ के पीछे मुगलों का तांगा था, दुश्मन ने हाथ जोड़कर जिससे प्राणदान मांगा था, वो 80 घाव झेलने वाला महाराणा सांगा था। तालियां बढ़ाते रहिए, मैं कविता अद्भुत सुनाकर जाऊंगा आपको। वो 80 घाव झेलने वाला महाराणा सांगा था। उसका सपना था काबुल और कंधार तलक बढ़ जाने का। उसका सपना था काबुल और कंधार तलक बढ़ जाने का। उसका सपना था दुश्मन दल का नामो निशा मिटाने का। उसका सपना था राजधानी पर भगवा ध्वज लहराने का। उसका सपना था इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। दिल्ली, गुजरात, मालवा तक जा जाकर जिसने युद्ध किया, माता के आंगन को रक्त की धारों से शुद्ध किया, तो जो प्रज्वल बप्पा कुंभा से, ये वो ही शौर्य शलाका है। चित्तौड़ दुर्ग का विजय स्तंभ वीरों की विजय पताका है। चित्तौड़ दुर्ग का विजय स्तंभ वीरों की विजय पताका है। जब हिंदुआ सूरज सांगा ने हर जगह सूर्य को लहराया, मेवाड़ के राजध्वज पर सूर्य का निशान होता है, तब निवेदन करना चाहता हूं कि जब हिंदुआ सूरज सांगा ने हर जगह सूर्य को लहराया, तभी बाबर भी भारत की सीमा के भीतर घुस आया। कहानी की तरह कविता चलेगी, आपका ध्यान यहां पर दीजिए। तभी बाबर भी भारत की सीमा के भीतर घुस आया। तभी बाबर भी भारत की सीमा के भीतर घुस आया। सबने सोचा कि लूटपाट करके वापस चल जाएगा, इस विलायती चिंगारी से सूरज का क्या जल जाएगा। मगर तभी सूचना मिली ये राज बनाने निकला है।
ध्यान चाहता हूं सुधी श्रोताओं का। मगर तभी सूचना मिली ये राज बनाने निकला है, खुद को भारत के माथे का सरताज बनाने निकला है। और दो पंक्तियों में आपके पास की धड़कन धड़क जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि खुद को भारत के माथे का सरताज बनाने निकला है। अच्छा, इस लूटपाट वाले की हिम्मत इतनी बड़ी हुई, मेवाड़ी खड़गे तभी खानवा में आकर के खड़ी हुई। मेवाड़ी खड़गे तभी खानवा में आकर के खड़ी हुई। बाबर बोला कौन है ये जो टकराने आया है? बाबर बोला कौन है ये जो टकराने आया है? तलवारें लेकर के तोपों से भिड़ जाने आया है। तीरों से क्या रुक सकता है कभी तोप का गोला? इतने में ही एक गुलाम बाबर से आकर बोला। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और उनके एक आंख नहीं थी, वो भी युद्ध में फूटी थी। मैं 4 पंक्तियों में एक दृश्य बना रहा हूं और आप थ्रिल हो जाएं अंदर तक, तो जीवंत कीजिएगा इस कवि सम्मेलन को। ये 4 पंक्तियां मैं इतिहास के बहुत बड़े जानकार आदरणीय प्रताप भाई को सौंपना चाहता हूं कि इतने में ही एक गुलाम बाबर से आकर बोला कि मेवाड़ी रक्त तुला में यदि बिन बहे तुला तो मुश्किल है। मेवाड़ी रक्त तुला में यदि बिन बहे तुला तो मुश्किल है। यदि यमुना में उस बनास का नीर घुला तो मुश्किल है। बाबर के खबर नवीसों ने सांगा के खातिर यही कहा, उस एक नयन वाले का तीजा नयन खुला तो मुश्किल है। उस एक नयन वाले का तीजा नयन खुला तो मुश्किल है। तो तीजा नयन खोल करके वो शंकर बन भी सकता है, दीवान एक लिंग का है, प्रलयंकर बन भी सकता है। ये अरावली के अडिग वीर बाणों को तुच्छ मानते हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं, प्राणों को तुच्छ मानते हैं। इनसे लड़ना आसान नहीं, प्राणों को तुच्छ मानते हैं। इनसे लड़ना आसान नहीं, प्राणों को तुच्छ मानते हैं। तभी मुगलिया मायावी ने छल का पाशा फेंक दिया। कुंवर सलहदी नाम का एक इस्लाम को मानने वाला सांगा की सेना में था, तो बाबर की तरफ से प्रस्ताव गया कि सलहदी हमसे मिल जाओ, तुम तो दीन वाले हो। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, शुद्ध कविता सुनने जो लोग आए उनको सौंपता हूं, निवेदन कर रहा हूं आपके बीच कि तभी मुगलिया मायावी ने छल का पाशा फेंक दिया। दीन दुहाई देकर के सलहदी को खुद में मिला लिया। तो सांगा बोले, सलहदी तुम्हारा जुर्म कोई संगीन नहीं, पर जो दीन की खातिर धर्म छोड़ दे उससे बढ़कर दीन नहीं। जो दीन की खातिर धर्म छोड़ दे उससे बढ़कर दीन नहीं। जो दीन की खातिर धर्म छोड़ दे उससे बढ़कर दीन नहीं। युद्ध का चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। केवल एक चीज ध्यान रखिएगा कि सांगा के ध्वज पर सूर्य का निशान है और बाबर के ध्वज पर क्या निशान होगा आप तमाम लोग जानते हैं। पंक्तियां देखें, अंदर तक रोमांचित हो जाएं तो दोनों हाथ आसमान में उठाकर खानवा को भी प्रणाम कीजिएगा, उस युद्ध को भी प्रणाम कीजिएगा और उस वीर सांगा को भी प्रणाम कीजिएगा कि समर भूमि में उतर गए केसरिया बाना वाले, भैरव बनकर संवर गए केसरिया बाना वाले। बिजली बनकर के चलती थी मेवाड़ी तलवारें, 20 कदम तक शीश उड़ाती मेवाड़ी तलवारें। तीर चीर करके समीर को फिर शरीर को चीरे। खप्पर वाली खड़ी हुई थी रक्त नदी के तीरे। सांगा की दोनों तलवारें बिजली के जैसे चलती थी। भाले की नोक कटारों से टकरा कर आग उगलती थी। उन खान पठानों का छल बल पल पल में पिघल रहा था। सांगा का सूरज मुगलों के चंदा को निगल रहा था। सांगा, इन्हीं तालियों को बड़ा कर दीजिए। ये थे अशोक चारण। आइए आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। मैं जिन्हें बुला रहा हूं उन्होंने माँ की वंदना की थी, वे इस क्रम में आएगी, किंतु आप थोड़ा सा आपसे अनुरोध है, दोनों हाथ जोड़ के आप बैठ जाइए। अशोक ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया है, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है, अच्छा कविता पाठ किया है। और जिन्हें जाना है वो चले जाएं। जी जी जी, बहुत ये सौभाग्य के पल हैं जो सभी को नहीं मिलते हैं। ये कठुमर की धरती है। मैं जिन्हें बुला रहा हूं
वे गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं। टेलीविजन का कोई चैनल ऐसा नहीं है जहां उनकी कविताएं नहीं आती हैं।